उसी वक्त मुंबई से बहुत दूर महानगर और राजनगर के बीच फैले रेगिस्तान में ध्रुव और नागराज दोनों हेलीकॉप्टर में वहां का जायजा ले रहे थे। क्या हुआ नागराज? अचानक ध्रुव कहता है। नागराज कहता मुझे संकेत मिल रहे हैं। नागराज कहता मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो ऊर्जा फिर से गड़बड़ी फैला रही है और अब यह गड़बड़ी मुंबई में है। नागराज का शरीर फिर से गायब हो गया और ध्रुव को कुछ ही देर में एक कार रेगिस्तान में खड़ी मिलती है। ध्रुव ने वहां पे तहकीकात शुरू की और उसने कैमरा में रिकॉर्डिंग सब कुछ दिख गया और लेकिन ध्रुव एक सवालों के भंवर में फंस गया था। उधर डोगा और एंथोनी में लड़ाई जारी थी। डोगा के हर एक वार पर डोगा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एंथोनी वार करने जा रहा था, तभी एंथोनी के पैर में नाग रस्सी आके लिपट गए। तभी एंथोनी कहता नागरसी यानी नागराज तुम यहाँ चुके हो? नागराज कहता हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ। नागराज ने अपनी जहरीली फूंक से डेटोनेट को बेहोश कर दिया। एंथोनी कहता है नागराज ऐसे ही डोगा के शरीर को बेहोश करना होगा। और ये कहकर एंथोनी फिर से डोगा पर टूट पड़ा। नागराज ने उसे रोक नहीं एंथोनी, डोगा का क्रोध पूरी दुनिया जानती है। अगर यह क्रोध बम फट गया तो मुंबई में लाशों के ढेर लग जाएंगे। इसका क्रोध गांधी जी के तरीके से ही शांत करना होगा। और ये कहकर नागराज डोगा के सामने खड़ा हो गया। डोगा एक जोरदार हमला करता है नागराज पर। नागराज दूर जाकर गिरता है। एंथोनी आगे बढ़ता है मगर नागराज उसे रोकता है। नहीं एंथोनी। नागराज उठा और दोबारा डोगा के सामने खड़ा हो गया और ये सिलसिला कई बार चलता रहा और कुछ देर बाद डोगा का क्रोध शांत हो गया। ये देखकर हरू गुस्से से बिलबिला उठा। ये देखकर हरू कहता हरू हार नहीं मानेगा। मेरी शक्ति यहाँ पर एक दिल्ली नाम के शहर के बारे में बता रही है। उधर राजनगर में ध्रुव उस कार की डिटेल निकाल रहा था। तभी उसे पता चला कि कार मालिक ने 2 दिन पहले ही कार बेच दी थी और उस आदमी का नाम उसे ध्यान नहीं है और कार अभी ट्रांसफ़र भी नहीं हुई है। फिर ध्रुव कहता है सिर्फ ये कैमरा ही मुझे इंसान तक पहुंचा सकता है। और दिल्ली में उड़ता हुआ हरू जेल कारावास में पहुंचता है और कहता है यहाँ कोहराम मचाने में मज़ा आएगा। अब तक मैंने जितने भी शक्ति प्राणी को भेजा है वो सब दिखाई देते हैं, मगर अब की बार मैं अदृश्य शक्ति भेजूंगा जो दिखेगा नहीं तो हारेगा कैसे। वहीं जेल में एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है यार इस लॉकअप में कोई बल्ब क्यों नहीं है? दूसरा सिपाही कहता है इसे आग लगाने का शौक है। हरू उस कैदी पर हरू ऊर्जा को छोड़ता है और इसके बाद दिल्ली में आग का तांडव शुरू हो जाता है। दिल्ली में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और उसमें एक बच्ची फंसी हुई थी और तिरंगा वहां अचानक पहुंच जाता है। एक जलता हुआ शैतीर उस पर गिरने वाला था। तभी तिरंगा कहता बेटा धरती पर लौट जाओ और तिरंगा अपनी ढाल को फेंकता है जो कि बच्ची और शैतीर के बीच में ढाल बन जाती है। लेकिन बच्ची किसी तरह अदृश्य आदमी को देख लेती है और बताती है अंकल वो आदमी आग लगा रहा है। मगर तिरंगा को कोई आदमी नहीं दिखता। तिरंगा अपने लबादे को गीला करता है और बच्ची को लेकर बाहर आ जाता है। बच्ची फिर कहती है अंकल वो आग लगा रहा है और तिरंगा के शरीर में आग लग जाती है मगर तिरंगा जल्दी ही उसे बुझा देता है और पता चलता है बच्ची अंधी है और वो उस अदृश्य आदमी को देख सकती है। बच्ची जोर से चीखती है क्योंकि अदृश्य आदमी उसकी तरफ मारने के लिए उसे बढ़ रहा था और चंदा जो कि शक्ति है उसको ये चीख सुनाई देती है। शक्ति को घटनास्थल पर आने में देर नहीं लगती। वो कहती है क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? बच्ची कहती है हमारी तरफ वो आ रहा है मगर शक्ति का कुछ नहीं दिखता। अगले ही पल शक्ति पर एक जोरदार प्रहार होता है और ये पहचान लेती है कि ये हरू ऊर्जा है, लेकिन ये इस ब्रह्मांड में कैसे? और अगले ही पल शक्ति ने एक हमला किया और उस प्राणी के चारों तरफ रोशनी का एक अंबार सा पैदा हो गया। अब शक्ति अपनी ऊष्मा की लहरों को ज़्यादा तीव्रता से उस पर हमला कर रही थी। जो ऊष्मा आग की तरह लपट खा रही थी अचानक वो पत्थर की तरह जम गई और उसे तोड़ा जा सकता है। ये देखकर शक्ति हैरान थी और फिर से गायब होने के बाद वो शक्ति पर एक जोरदार हमला करता और शक्ति बेहोश हो जाती है। मगर तिरंगा उस बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो प्राणी उसका पीछा करता है। लेकिन हरू उसे रोकता है और कहता है ये हमारा मकसद नहीं है, हमें कोहराम मचाना है, उस बच्ची से कुछ नहीं होगा। तिरंगा सोचता है कि वो प्राणी कहाँ गया होगा और जल्दी से उसका पता चलने वाला था और वो बालाजी केमिकल जाता है क्योंकि अगर ये केमिकल हवा में फैल गया तो दिल्ली में लाशों के ढेर लग जाएंगे। लेकिन पास से निकल रहे एक ट्रक के धुएं से उसे एक गार्ड ने देख लिया और उस पर फायर करता मगर उस पर फायर का कोई असर नहीं पड़ता और एक ही बार छूने से टैंक में आग लग जाती है। आग लगते ही वहाँ भगदड़ मच जाती है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। जाओगे कहाँ, ये केमिकल पूरी दिल्ली में फैल जाएगा और उसे खत्म कर देगा। और इतनी बड़ी गड़बड़ दिल्ली के रक्षक को बुलाने के लिए काफ़ी थी जिसका नाम था परमाणु। और परमाणु वहाँ अगले ही पल पहुँच चुका था और परमाणु देखता कि एक टैंक में आग लगी है। परमाणु उस टैंक को ऊपर कई किलोमीटर ऊपर ले जाकर फेंक देता है और खुद को परमाणु कणों में बदलकर अपने आप की भी जान बचा लेता है। ये देखकर हरू कहता है इसने हरू का पहला वार तो रोक लिया मगर यहाँ पर बहुत सारे टैंक हैं। तभी एक वर्कर परमाणु को कहता है उस अंडरग्राउंड टैंक में आग लग गई है,
अगर इसे रोका नहीं गया तो यह गैस बहुत जहरीली है और फैल जाएगी। परमाणु उधर जाता है मगर गैस के प्रभाव में होश खोकर नीचे गिरने लगता है, मगर किसी ने उसे पकड़ लिया और नागराज मुंबई से दिल्ली आ चुका था। परमाणु कहता है, तुम यहाँ नागराज? ये समझाने का समय नहीं है। और परमाणु सारी बात नागराज को बताता है। नागराज कहता, अच्छा तो ऊर्जा धारक ने इस बार अदृश्य जीव रचा है। नागराज उस जहरीली गैस को अपने अंदर सोखने लगता है। परमाणु आग को रोकने के लिए टैंक के ढक्कन पर परमाणु सल्लों से ढकता है। इसी दौरान तिरंगा जेल में जाकर देखता है कि अल्फा मैन वहीं था, लेकिन वो कोई हिल डुल नहीं रहा था। तिरंगा अंदर जाकर देखता, उसे पता चलता कि वो बिल्कुल बुत बना हुआ था। ये देखकर हरू चिल्लाता है, ये मेरी दूसरी हार। दिल्ली में नागराज और परमाणु को उठाना होगा। अगले ही पल अल्फा नागराज और परमाणु पर हमला करता है। परमाणु कहता है, नागराज तुम ठीक, मेरे फायर प्रूफ सूट ने मुझे बचा लिया। नागराज अपने सर्प से हमला करता है और वो दिखाई देता है और परमाणु भी हमला करता है। परमाणु के हमले से अल्फा पर ज़्यादा असर नहीं होता है और हरू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके परमाणु के वार को उसी की तरफ मोड़ देता। परमाणु अपने ही वार से घायल होकर गिर पड़ता है। तभी तिरंगा अल्फा मैन की बॉडी को लेकर वहां पहुंचा था। नागराज कहता है, ये कौन? और तिरंगा सारी बात बताता है। हरू पूरी घटना पर नजर बनाया हुआ था। अल्फा मैन की बॉडी को देखकर वो कहता है, अगर ये इस बॉडी को इससे जोड़ दिया तो मेरी हरू ऊर्जा उसी में कैद होकर रह जाएगी। और बच्ची बताती, अंकल वो दूर जा रहा है। नागराज कहता कि वो हमारी चाल समझ चुका है, मगर उसे रोके कैसे? मैं उसे रोकूंगी। तभी शक्ति वहां पर आ जाती है और बच्ची ने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ हमला कर देती है और अल्फा मैन का शरीर किसी हीटर की तरह लाल होकर चमकने लगता है। शक्ति उसे गायब नहीं होने देती और दूसरे हाथ से उस पर देव शक्ति से हमला करती है। ये देखकर हुर चौंक गया। देव शक्ति अल्फा मैन में इतनी शक्ति नहीं है कि वे उसका सामना कर सके और मुझे इसमें और हरू ऊर्जा डालनी होगी। और शक्ति की देव शक्ति जल्दी ही कमजोर हो रही थी लगातार यूज करने से। इसका फायदा उठाकर अल्फा मैन ने शक्ति पर जोरदार हमला किया। नागराज धीरे धीरे सब समझ गया था। तभी शक्ति गिरती है और कहती है, नागराज मुझे कुछ पल लगेंगे अपनी शक्ति समेटने में। बच्ची फिर कहती है, वो दूर जा रहा। नागराज परमाणु को कहता है, तुम उस पर वार करो। परमाणु कहता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं। मगर नागराज कहता, मेरे पास एक प्लान है। और परमाणु उस पर हमला करता और परमाणु की फिर से चीख उठा और नागराज अपना प्लान स्टार्ट कर चुका था। तभी नागराज इच्छाधारी कणों में बदलकर अल्फा मैन को छूता है और दोनों के संपर्क होते ही एक दूसरे की हरी ऊर्जा आपस में नष्ट करने लगती है और आखिर में एक ही रूप बचता है और वो था नागराज का। ये सब देखकर हरू कहता है, शक्ति यहाँ पर देव शक्ति है और मुझे इसे खत्म करना होगा। और वहां जाने लगता, मगर वो रुकता है और कहता है, मेरा एक प्राणी वहां पहले से ही है। और अपनी हरू ऊर्जा कहीं भेजता है जो जाकर नागराज से टकराती है। अचानक इतनी ऊर्जा को नागराज संभाल नहीं पाता और ये देखकर शक्ति कहती है, नागराज के अंदर पहले ही हरू ऊर्जा थी और इतनी ऊर्जा शक्ति होने के कारण अब इसका ये हाल हो गया। और हरू नागराज के द्वारा कहता है, तू मेरा सामना नहीं कर सकती शक्ति, तेरी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अल्फा मैन से लड़ने में नष्ट हो चुका है। तू हरू शक्ति से नहीं जीत सकती। शक्ति कमजोर थी और उसे कुछ समय लगना था पूरी ताकत अर्जित करने में और इस समय को तिरंगा और परमाणु ने मिलकर दिलाते हैं। लेकिन नागराज के हरू रूप के सामने वो कुछ नहीं कर पाते। शक्ति कमजोर होते हुए भी नागराज पर हमला करती है, मगर हरू शक्ति होने के कारण नागराज उसे पकड़ लेता है। हरू कहता, अब नागराज तुझे अजगर की तरह निकल जाएगा और इसके अंदर मेरी हरू शक्ति तेरी देव शक्ति को नष्ट कर देंगी। और नागराज शक्ति को निकलने लगा। परमाणु उसे बचाने आता, मगर नागराज उस पर हरू हमला करता है और परमाणु दूर जाकर गिरता है। शक्ति कहती है, मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर इसे भस्म कर सकती हूँ, मगर इसमें हरू की जीत है, हमारा नागराज मर जाएगा। तभी बच्ची नागराज को कहती है, नहीं नागराज अंकल, शक्ति आंटी को छोड़ दो। लेकिन हरू उस पर हमला करता है। बच्ची घायल हो जाती है और रोते हुए बोली, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो शैतान नहीं हूँ। मासूम बच्चों की मासूम पुकार नागराज के अंतरात्मा तक पहुँच जाती है और नागराज अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। हरू कहता है, हरू हारेगा तो देव भी हारेंगे। इस सृष्टि में पेड़ पौधों में तो जीवन है, अब उसमें हरू ऊर्जा भरेगा। और हरू असम के पहाड़ियों में जाकर जंगलों में वहाँ पर हरू ऊर्जा भरने लगा और जड़े दूर दूर जाकर इंसानों पर हमला करने लगे। उधर जेन और कोबी बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। जेन कहती है, ये पेड़ पौधे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ देते हैं और इन्हें चाहिए सिर्फ प्यार। कोबी कहता, मुझे भी तो सिर्फ प्यार चाहिए। जेन कहती, क्या? कोबी, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा। कोबी जेन से प्यार करता है। तभी जेन कहती है, कोबी, इस पौधे ने मुझे अभी चूमा। कोबी कहता है, ये प्यार के बदले प्यार चाहते हैं। तभी जेन चिल्लाती है, कोबी। कोबी मुड़कर देखता है कि पेड़ जेन पर हमला कर रहा है और कोबी जाता है पेड़ को चीर कर जेन को आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ को कोबी को ढूंढते हुए फूजो बाबा आता है। कोबी कहता है, आज भेड़िया की जंग है, मुझे क्यों बुला रही हो? क्योंकि हमारे जंगलों की वजह से पूरी सृष्टि में भूचाल मचा हुआ है। हमारे जंगलों के पेड़ की जड़ें हजारों किलोमीटर दूर जाकर इंसानों पर हमला कर रही है। तभी कोबी कहता है, ये भेड़िया देव मदद और
तभी भेड़िया देव का शक्तिशाली अस्त्र कोबी के हाथ में आ जाता है और एक ही बार में एक पेड़ को उखाड़ देता है। तभी एक सर्प फूजो बाबा के हाथ पर आता है और कुछ बताने लगता है। फूजो बाबा जीव जंतुओं की भाषा जानता है। जेन कहती है, इसने क्या बताया? फूजो कहता है, ये कह रहा है कि पेड़ों की जड़ें किसी एक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सुनते ही कोबी पेड़ को उखाड़ कर उसकी जड़ों में जाने लगता है। ध्रुव अपनी सिस्टर को एक फिल्म देता है और कहता है, इसे जल्दी डेवलप करो। और इधर हजारों किलोमीटर दूर कोबी पेड़ों की जड़ों को उखाड़ते हुए अंत में एक पेड़ के पास पहुंचता है। कोबी उस पेड़ की जड़ को उखाड़ कर अंदर जाता है और देखता है तो सुन रह जाता है। कोबी देखता है एक ऊर्जा का गोला इस सभी की जड़ है। कोबी अपने देव अस्त्र को उस पर मार और देव शक्ति हर ऊर्जा को नष्ट करती है, लेकिन पेड़ों की जड़ों ने कोबी को जकड़ लिया। कोबी अपनी पूंछ को लंबा करके उस हथियार को छीन लेता है और अपने हथियार को उस गोले में फेंकता है, जिससे हर ऊर्जा नष्ट हो जाती है। फिर कोबी बाहर आता है और कहता है, चलो जेन घूम कर आते हैं। और गुस्से में हरू कहता है, ये मेरा लास्ट उपाय था। अब मैं ऐसी भीषण शक्ति का उपयोग करूंगा जिससे यह पूरी सृष्टि खत्म हो जाए। तभी शक्ति कहती है, मिल गया वो प्राणी, वो असम के जंगलों में है और वो हवा में विषैला जहर घोल रहा है। हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। लेकिन तभी नागराज कहता है, नहीं शक्ति, वो बहुत शक्तिशाली है, हमें भी अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। हम सभी डोगा, स्टील, एंथोनी, ध्रुव सभी को लाना होगा। उधर राजनगर में कैमरामैन का पता चल जाता है और इधर जंगलों में जेन बेहोश होने लगी। तभी एक भेड़िया आता और कोबी को सारी बात बताता है और सभी मिलकर एक साथ हरू पर हमला स्टार्ट करते हैं। हरू कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी संयुक्त शक्ति के सामने टिक नहीं पाऊंगा? तभी उस पर कोबी का अस्त्र आके लगता है। कोबी की गदा को देखकर शक्ति कहती है, ये तो भेड़िया की गदा है, इसमें देव शक्ति भरी है, इसीलिए ये हरू शक्ति को नष्ट कर रहा है। और हरू अपनी शक्ति से सभी सुपर हीरो का प्रतिरूप बनाता है। ध्रुव कहता है, नागराज मैंने पहले भी ऐसा देखा है, इसे छुटकारा कैसे पाना मैं जानता हूँ। मगर ध्रुव कुछ कहता उससे पहले हरू शक्ति द्वारा बनाए गए ध्रुव का प्रतिरूप उस पर हमला करता है। ध्रुव कहता है, अगर हम अपने ही रूप से लड़ेंगे तो समान शक्ति होने के कारण हम कभी भी नहीं इन्हें हरा सकते। इसका एक ही उपाय है, एक दूसरे के रूप के साथ लड़ो। और फिर हमारे सुपर हीरो एक दूसरे के रूप के साथ लड़ने लगते हैं और साथ साथ नागराज वहाँ पर फैले हुए जहर को भी पी रहा था ताकि किसी को जहर से असर ना हो। वो सभी एक दूसरे के रूप से लड़ रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। अब इनका ध्यान एक दूसरे के रूप से हटता जा रहा था, जिसका फायदा इनके रूप उठा रहे थे। इधर तिरंगा डोगा के रूप से लड़ रहा था, जो कि घातक हथियारों से हमला कर रहा था। और ध्रुव कोबी से कहता, अपनी पूंछ का इस्तेमाल करो। कोबी अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता और परमाणु को पकड़ लेता, मगर परमाणु कणों में बदलकर आज़ाद हो जाता है। मगर ये ध्रुव देख लेता है और परमाणु की बेल्ट का वो बटन नष्ट कर देता है, जिससे वो परमाणु कणों में नहीं बदल पाता और कोबी परमाणु का ये रूप नष्ट कर देता है। और अगले ही पल डोगा कोबी के रूप को समाप्त कर देता है। नागराज अब अपने सूक्ष्म सर्प को स्टील की बॉडी में डालकर शॉर्ट सर्किट कर देता और स्टील के रूप को भी नष्ट कर देता। ध्रुव को श्वेता का मैसेज मिलता है और वो उसको सारी बात बताती है और शक्ति अपनी शक्ति से एंथोनी रूप को खत्म कर देती है। ध्रुव शक्ति को कुछ बताता है और शक्ति कहीं पर चली जाती है। ध्रुव नागराज रूप को फंसाकर एक चट्टान के नीचे दसा देता है। नागराज शक्ति के कमर पर बंधे मुंड को तोड़ देता है और शक्ति पर परमाणु जोरदार हमला करके शक्ति के रूप को नष्ट कर देता है। उधर शक्ति रमेश की पत्नी और बच्ची को वहां लेकर आती है। रमेश वही इंसान है जिस पर हरू ने कब्जा किया था। नागराज गुरु से पूछता है, ये क्या चक्कर है, और ध्रुव सब समझाता है। शक्ति हरू पर हमला करती है, मगर रमेश अपने परिवार के प्रति उसकी भावना उसे रोक रही थी। ध्रुव परमाणु को कुछ लाने के लिए कहता है। शक्ति से वार से हरू बार बार रमेश के शरीर से अलग होकर वापस रमेश के शरीर में समा रहा था। तभी परमाणु कहता है, तुम वार करती रहो शक्ति, मैं इसका इंतजाम ले आया हूँ। और शक्ति के वार से कमजोर होकर हरू उस चट्टान में समा जाता है। शक्ति उसे लेकर उसी उछल तारे की तरफ छोड़ आती है और सभी वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे फूजो बाबा आता है और कहता है, हमारे यहाँ मेहमान कभी भूखे नहीं जाते। और यहीं कोराम की कथा का अंत होता है।